पिछले वीडियो में हमने देखा इतिहास को 3 प्रकार से काल विभाजन किया गया है, जिसमें एक पहला था प्रागैतिहासिक काल, फिर था आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। इनको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जैसे एक बहुत महामूर्ख थे, एक मूर्ख थे और एक होशियार थे। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो ये महामूर्ख वाली कैटेगरी के लोग हैं, प्रागैतिहासिक काल के लोग, वो आदि मानव ऐसे थे कि वो पढ़े लिखे तो बिल्कुल थे नहीं, तो इसलिए हमने उनको महामूर्ख की कैटेगरी में रख दिया है। वो नंगे उघारे ऐसे ही घूमते थे जानवरों की तरह, कुछ भी नहीं है, बस खाओ पियो ऐश करो वाले लोग थे वो, तो इसलिए उनको हमने महामूर्ख की कैटेगरी में रख दिया। फिर दूसरे वालों को हमने रखा है आद्य ऐतिहासिक वालों को मूर्ख की कैटेगरी में। वो वही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो लोग पढ़े लिखे तो थे पर ऐसा लिख के गए थे जो हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इनको हमने मूर्ख की कैटेगरी में रख दिया है। एक है जो थोड़ा होशियार की कैटेगरी में हमने रखा है, वो ऐतिहासिक काल के लोग हैं। वो उन्होंने क्या किया था, वो कुछ ऐसा पढ़े लिखे थे जो आज तक हम पढ़ पा रहे हैं, इसलिए हमने उनको थोड़ा होशियार की कैटेगरी में रख दिया है। तो 3 प्रकार से इतिहास का काल विभाजन हो गया। एक ऐसा था प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक काल, और फिर दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं, और फिर ऐतिहासिक काल जिसको हिस्टोरिक एज कहते हैं, है ना। तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, ये 3 प्रकार से काल विभाजन हमने कर लिया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो ऐसे ही करके हम लोग सीक्वल में एक एक काल को हर वीडियो में पढ़ते रहेंगे। तो आज का हमारा काल है प्रागैतिहासिक काल, इसको हम लोग नॉर्मली पाषाण काल भी कहते हैं। अब हम लोग देखें तो ये जो पाषाण काल है इसको भी हम लोगों ने 4 प्रकार से डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से? तो पहला है, इसको कहते हैं पुरा पाषाण, नाम आपने सुना ही होगा, पुरा पाषाण, पुरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल, क्या है? नव पाषाण काल। और चौथा हम लोग इसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इनको भी उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से समझ लेते हैं। कैसे? अगर इनको भी हम उसी तरीके से इनको कैटेगराइज करें तो इनको हम क्या कहेंगे? महामूर्ख, परम घोचू लोग। ये लोग ऐसे थे बिल्कुल नंगे उघारे घूमने वाले लोग, इनको केवल खाने से और सोने से मतलब था। कहीं से भी इनको खाने को मिल जाए और खा लेंगे, उसके बाद चैन से सोएंगे, वैसे वाले लोग थे। इनको मध्य पाषाण वालों को हम थोड़ा कम मूर्ख कहेंगे, थोड़ा ये ठीक ठाक लोग थे। उसके बाद में इनको क्या कह सकते हैं? इनको नॉर्मल कैटेगरी में रख सकते हैं कि हाँ ये बराबर लोग थे। उसके बाद में इनको हम रखते हैं ताम्र पाषाण वालों को थोड़ा होशियार, इनकी कैटेगरी में। प्रागैतिहासिक मतलब महामूर्खों के मूर्ख के बारे में बात कर रहे हैं। तो महामूर्खों में भी बहुत बड़े वाले मूर्ख, ये थोड़ा उससे कम वाले मूर्ख, ये थोड़ा नॉर्मल वाले, और ये थोड़ा उनमें होशियार वाले। तो ऐसे हमने इनको डिवाइड कर लिया है। तो अगर देखें पुरा पाषाण वाले लोग कौन थे? जो बंदरों की भांति, आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ऐसे झुक के थोड़ा बंदर की भांति चलते थे, वो कौन थे? वही थे पुरा पाषाण काल के लोग। मतलब पूरा मतलब बहुत पुराने, और पाषाण तो मतलब जो पत्थर के जमाने के थे, जब उनके सारे हथियार औजार जो सामान है उनका सारा कुछ पत्थर का था। तो पुरा पाषाण में भी बहुत पुरा पाषाण मतलब पाषाण काल में भी बहुत पुराने हैं। तो इनको हम लोग मानते हैं लगभग 25 लाख, कितना? 25 लाख साल पूर्व से लेकर के हम लोग इनको मानते हैं 12,000 साल पहले तक, ईस्वी पूर्व तक। इनका एज हम लोग मानते हैं कि लगभग 25 लाख साल पूर्व से लेकर के 12,000 साल पूर्व तक ये लोग चले थे। तो 25 लाख के सामने 12,000 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं लगभग ये 25 लाख साल पूर्व ये लोग रहते थे। अब इतने लंबे समय तक रहे तो हम देख लेते हैं कि इनका उत्पत्ति हुई कहाँ, सबसे पहले मानव कहाँ पे आया। तो सबसे पहले मानव जो आया वो आया अफ्रीका में। कहाँ पे आया? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों ने सुना ही होगा। तो सबसे पहले मानव जो है अफ्रीका महाद्वीप में आया, इसीलिए हम लोग कहते हैं अफ्रीका को मानव जाति का पालना। अब देखते हैं जो ये अफ्रीका में मानव आया था, इसको किस किस चीज़ों के बारे में जानकारी थी वो सारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये लोग क्या थे, इनके बारे में कुछ भी ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं, बस हमको इतना पता है कि ये खाने पे डिपेंड रहते थे। जैसे एक छोटा बच्चा, नहीं हमने बताया था कि छोटा बच्चा होता है, या अपने घर का कुत्ता ले लीजिए, पालतू कुत्ता जो आपका है, उसको किस चीज़ से मतलब है? वो बस खाने के लिए सोचता है। अगर उसको भूख लगेगी तो वो आपके पास आएगा पूछ लाते हुए, और आप उसको दूध पिला देंगे या उसको खाना दे देंगे, खा पी लेगा, उसके बाद में वो कहीं कोना पकड़ के आराम से सोएगा। सेम छोटे बच्चे में भी ऐसा ही होता है। छोटा बच्चा जब भूखा होता है तो वो रोएगा, म्याऊं म्याऊं करेगा, लेकिन जब आप उसको दूध पिला देते हैं तो उसके बाद में वो आराम से चैन की नींद सोता है। सेम वैसे ही ये भी थे, ये भी बस खाने पीने के लिए सोचते थे, उसके बाद में आराम से चैन से सो लेते थे। तो इनको हम लोग कह सकते हैं ये खाना बदोश थे। इनको क्या कहेंगे? खाना बदोश, खाना बदोश, है ना। खाना बदोश मतलब जो केवल खाने के लिए चिंता करते हो, खाने से मतलब है, उसके बाद में किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अब ये खाना लाएंगे कहाँ से?
तो खाना लाने के लिए इनके पास ऐसा तो था नहीं कि बढ़िया दाल चावल पनीर बढ़िया आराम से बनाएंगे खाएंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। क्या खाते थे? मांस खाते थे। मांस खाने के लिए इनको शिकार करना पड़ेगा, तो शिकार भी कर लेते थे। तो शिकार को क्या कहते हैं? आखेट करना। क्या कहते हैं? आखेट करते थे। आखेट यानी शिकार करते थे। अब जब ये शिकार करते थे तो ये कैसे खाएंगे? कच्चा ही खा लेते थे। अब उसको पकाने का उनके पास मसाला वसाला तो है नहीं उतना, तो क्या करते थे? उसको कच्चा ही खा लेते थे। अब ये एक जगह रुकते नहीं थे, इधर उधर चला करते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें जो पुराना होता जाएगा, जो बूढ़ा होता जाएगा व्यक्ति, जो कमज़ोर होता जाएगा, ये आखिरकार उसका भी शिकार कर लेते थे। तो इनके जो पुराने बूढ़े बाबा लोग होते रहेंगे, तो कहीं जब भी घूमने जाते होंगे तो उनको साथ में ले जाते होंगे, कहीं रास्ते में शिकार ना मिला तो इन्हीं को शिकार बनाएंगे, इन्हीं की अदावत होगी। तो ये लोग क्या थे? खानाबदोश थे, है ना। तो इतनी बात हमको जानकारी मिली कि खानाबदोश थे। और ये खाद्य संग्राहक भी थे। खाद्य संग्राहक जैसे अभी हमने बताया कि जब कहीं इधर उधर जाएंगे तो ये बाबा को साथ ले जाएंगे कि चलो अगर नहीं मिला तो ये बाबा तो हैं साथ में, इनकी पार्टी होगी फिर। तो ऐसे थे, अगर कोई शिकार कर लेते थे तो ये बचा के रख लेते थे कि अगली बार अगर ना शिकार हुआ तो उसी को खा लेंगे। तो खाद्य संग्राहक भी थे ये, ठीक। आकेटक भी थे। आगे अब देखो ये 25 लाख साल तक चलता रहा इनका एज जो है पूरा, ये 25 लाख साल तक चलता रहा है। 12,000 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 25 लाख साल हम मान लेते हैं। तो इन 25 लाख सालों में आखिरी तक आते आते इन्होंने आग की भी खोज कर ली थी। किसकी खोज कर ली थी? आग की खोज इन लोगों ने कर ली थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आखिरी तक आते आते थोड़ा भोजन पकाने लगे होंगे। जो मांस से पाते थे उसको पकाने की प्रक्रिया इन्होंने चालू कर दी होगी। आप देखते हैं मध्य पाषाण काल, ये चलता है लगभग 12,000 से लेकर के 5,000 साल तक, 5,000 ईस्वी पूर्व तक इनका काल चलता है। 12,000 से लेकर के 5,000 ईस्वी पूर्व तक। अब इसमें क्या था? सेम पूरा प्रोसेस इनका वही था। ये भी खानाबदोश थे और आखेट करके ही, शिकार करके ही ये भी अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इनमें क्या था? इन्होंने एक चीज सुधार कर ली अपने में, इन्होंने अंत्योष्टि की प्रक्रिया चालू कर दी। अंत्योष्टि की प्रक्रिया। अब आपको लग रहा होगा ये कौन सा नई सी बीमारी है चालू कर दी है? तो ये अंत्योष्टि का संस्कार एक होता है, जिसको हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म में बहुत प्रकार के 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से उसके पूजा पाठ और उसके संस्कार चालू हो जाते हैं। फिर जन्म लेता है तो फिर मुंडन का संस्कार, फिर विवाह का संस्कार, ऐसे करके सबसे आखिरी संस्कार क्या होता है? अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, वही है ये अंत्योष्टि संस्कार। यानी कि उसने अंतिम संस्कार करना स्टार्ट कर दिया था, शव को दफनाना चालू कर दिया था। ये लोग जलाते नहीं थे, दफना देते थे। तो हम कह सकते हैं मध्य पाषाण काल के लोग अंत्योष्टि के बारे में जानकारी रखते थे, क्योंकि इनके बारे में हमको कुछ शव प्राप्त हुए हैं, ज़्यादा नहीं। इस काल के हमको कुछ एक आधे शव मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इससे हमको जानकारी मिली कि ये लोग अंत्योष्टि का संस्कार चालू कर दिए थे। और बाकी चीज़ें, आग वाग की खोज तो पहले ही हो चुकी थी। तो इस काल में लोग थोड़ा छोटे हथियार बनाने लगे थे। पहले वाले जो थे वो पत्थर के बड़े बड़े हथियार बनाते थे, लेकिन ये वाले थोड़ा छोटा हथियार बनाने लगे थे। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ एज। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। तो ये छोटे छोटे हथियार भी बनाने लगे थे। कुछ जानकारियां हमको ऐसी भी मिलती हैं कि इन्होंने खेती करना यानी कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो कृषि के भी साक्ष्य हमको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों ने खेती करना स्टार्ट नहीं किया था। बहुत छोटे लेवल से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी खेती करने की, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? इन्होंने ये उनसे थोड़ा सभ्य हुए थे। पर क्या ये बिल्कुल सभ्य हो गए थे? क्या ये शिकार करना और ये सब मांस खाना और ये सब बंद कर दिए थे? नहीं, केवल इतना किए थे कि जो इनके यहाँ मर जाता था उसका अंत्योष्टि संस्कार कर देते थे। उनको नहीं खाते थे। जो अपने परिवार का इनका होता था वो मर जाता था, फिर उसकी दावत नहीं करते थे। ये थोड़ा उनको दफना देते थे, उनका अंत्योष्टि कर देते थे। इनके हथियार थोड़े छोटे हो चुके थे। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में हमने देखा, इसके पहले वाले काल में हमने देखा कि लोग जो रहते थे वो थोड़ा सुधरने लगे थे। उनका जीवन यापन थोड़ा अच्छा होने लगा था, जीवन स्तर उन्होंने अपना सुधारा था। लेकिन क्या हुआ? वो सभी थे तो आखेटा की, एक दूसरे का शिकार ही करते थे। तो वहाँ से इन्होंने देखा, ये पहले मध्य एशिया में रहते थे। यहाँ पे मध्य एशिया में ये लोग रहते थे। यहाँ पे आपस में कुछ लोगों ने लड़ाई की और वहाँ से ये लोग हिंदुस्तान की तरफ भागे, इधर की ओर ये वहाँ से भागे, प्रस्थान किया। तो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में आकर के ये लोग बस गए। अब वहाँ से ये लोग भागे, वहाँ पर तो ये शिकार करते थे। लेकिन यहाँ पर आए, इनको बहुत बड़ा खाली मैदान मिला और यहाँ पे जानवर कम ही मिलते थे, घास फूस ज़्यादा मिलती थी। तो धीरे धीरे इन लोगों ने घास फूस, जब जानवर नहीं मिलेंगे तो घास फूस खाओगे, तो वैसे ही इन लोगों ने घास फूस खाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे हमको पता चला कि पहले कृषि करना तो वहाँ भी शुरुआत कर चुके थे और इनको कृषि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी थी। अब यहाँ आकर के जब इनको जानवर या कोई शिकार नहीं मिला तो इन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया इन्होंने? सबसे पहले स्थायी रूप से कृषि करना स्टार्ट कर दिया।
कृषि देखो आपको स्थायी रूप से ही करनी पड़ेगी। अब इसके बारे में देखो, कृषि ऐसा होता है क्योंकि कृषि में आप अगर बो दोगे और उसके बाद में वहाँ से चले जाओगे, सोचोगे बाद में आकर फसल काट लेंगे, तो जब वापस आओगे तो आपको फसल आपको पता लगे खेत भी ना मिले दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, है ना। तो कृषि के लिए आपको स्थायी रूप से रुकना पड़ेगा, यानी कि आपको आवास बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नवपाषाण काल के लोग एक जगह आवास बना के रहने लगे थे। अब कृषि करेंगे तो उसके लिए रुकना पड़ेगा, आवास बनाना पड़ेगा। अब आवास बनाया तो इनको एक सुरक्षित एक गार्ड करने के लिए इनको एक जानवर की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने कुत्ते को पाला। क्या हुआ? कुत्ते को पाल लिया। तो हमको इससे जानकारी यहाँ पे मिली है कि ये लोग कुत्ते को पालते थे। तो हमने देखा कि इन्होंने सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे इनको जानवर की कमी मिली, शिकार नहीं मिल रहे थे इनको। तो इन्होंने क्या किया, स्थायी रूप से खेती करने लगे। और खेती के लिए क्या होता है, उनको आवास बना करके वहीं पे रुकना होता है। अब जब ये आवास बना के रुकने लगे तो इन्होंने सबसे पहले कौन से जानवर को पाला? तो सबसे पहले इन्होंने जिस जानवर को पाला उसका नाम कुत्ता है। तो हम अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव जाति ने सबसे पहले किस जानवर को पाला, या सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा है। छोटे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला, है ना। तो अब देखो, अब कुत्ता थोड़ा रिलेट करके समझते हैं। कुत्ता एक ऐसा जानवर होता है थोड़ा इंसान से ज़्यादा घुल मिल जाता है। अब आदमी क्या करेगा, यहाँ पे इसने खेती की। यहाँ पे एक है पाकिस्तान के आसपास में मेहरगढ़, क्या नाम है इसका? मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। क्या है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी। क्या है? किरथर। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में क्या है? एक मेहरगढ़ है। ये पाकिस्तान के आसपास है। तो हमने देखा यहाँ पे इन लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया। और जब ये लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए तो अब जाहिर सी बात है, खेती करेंगे तो कभी पहले तो कच्चा खाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने आग की खोज तो इसके पहले कर ही रखी थी, तो ये धीरे धीरे पकाने भी लगेंगे। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले इन्होंने रोटी बनाई और कुत्ते के आगे फेंक दिया। अब कुत्ता तो थोड़ा मिलजुल जाता है इंसानों से, तो उसके अंदर आ गया ईगो। अब वो कहेगा फेंकी हुई रोटी तो हम खाते नहीं हैं। तो क्या करेंगे ये लोग क्या बनाएंगे? मृदभांड बनाएंगे। क्या करेंगे? मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। अब ये क्या करेंगे, कुत्ते को उसी में तोड़ तोड़ के रोटियां रख देंगे। अब आराम से कुत्ता शान से खाएगा कि हाँ बर्तन में खाएंगे। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं ना कि अब इस काल में हमको नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ें मिली? स्थायी खेती मिली, आवास। हमने देखा कि ये लोग आवास बनाकर रहने लगे थे। सबसे पहले पालतू जानवर इन्होंने कुत्ता पाला। और हमने ये भी देख रखा था कि इन्होंने मृदभांड भी पाया। और यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे तांबा भी इन लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। क्या था? तांबा। हमने देखा था ना अभी पीछे, सबसे पहली धातु कौन सी पाई थी? तांबा, है ना। तो हम अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहली किस धातु की खोज की? तो वो धातु है तांबा। तो उन्होंने तांबे का इस्तेमाल भी करना स्टार्ट कर दिया। वो कैसे? जैसे जो इनके हथियार होते थे, अब तांबे के बर्तन नहीं बनाते थे, हथियार बना लेते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलप तो ये थे नहीं। तो इन्होंने सबसे पहले तांबे का हथियार बनाना स्टार्ट किया। तो इनसे इनके हथियार और हल्के और छोटे होते गए और ये थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न होते गए, मॉडर्न की तरफ बढ़ते रहे। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमने बताया खेती इन्होंने की है स्थायी रूप से। तो खेती इन्होंने सबसे पहले कहाँ पे की? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान के एरिया में, है ना। और यहाँ पे अगर अक्सर जब ज़्यादा डीप जाता है कोई एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो क्या पूछ लेता है कि मेहरगढ़ कहाँ, किन पहाड़ियों के बीच में है? तो हमको याद रखना है मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। अब अगर इससे और ज़्यादा पूछेगा तो पूछेगा मानव ने सबसे पहले किस चीज़ की खेती की? तो मानव ने सबसे पहले गेहूं, किसकी? गेहूं और जौ की खेती की, है ना। सबसे पहले मानव ने गेहूं और जौ की खेती की। तो गेहूं की खेती तो पाकिस्तान में हमको साक्ष्य मिलते हैं। गेहूं की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पाकिस्तान से। और जौ की खेती के ईरान से, ईरान या इराक से, है ना। ईरान से हमको गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ईरान भी इसी एरिया में इधर पड़ता है। ये पाकिस्तान है, फिर इसके बाद में अफगानिस्तान और फिर यहाँ पे ईरान मिल जाता है। तो सबसे पहले मानव ने गेहूं की खेती की। किसकी खेती की? गेहूं की। उसके बाद भी मानव ने जौ की खेती की। जौ कहाँ से मिले हमको? ईरान से मिले। गेहूं कहाँ से मिला? पाकिस्तान से। अब हमने देखा कि इन लोगों ने थोड़ा शव को दफनाना या अंत्येष्टि का शुरुआत कर दी थी। तो पहले वाले से हमने देखा कि पहले वाले एज में हमको जो था 12,000 से लेकर के लगभग 5,000 साल के आसपास, तो वहाँ पे उन्होंने शव को दफनाना स्टार्ट कर दिया था। अब ये वाला जो काल पीरियड है ये लगभग 5,000 से लेकर के 3,000 के आसपास का है।
3000 साल पूर्व तक का, है ना। तो ये वाला कह सकते हैं नवपाषाण काल हमारा क्या है, 5000 साल पूर्व से लेकर के 3000 साल पूर्व तक का है। तो इसमें जब इससे पहले से ही इन्होंने अंत्येष्टि का प्रारंभ कर दिया था, तो वहाँ पे हमको कुछ कम मात्रा में शव मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा बहुत ज़्यादा शव मिले हैं। क्या मिला है, शव का बहुत ढेर मिला है। तो हमने देखा कि आगे चल करके इन लोगों ने शव को दफनाना ज़्यादा प्रेफर किया है, यानी कि आगे चल के लोग यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग शव को दफनाने लगे थे, है ना। तो इससे हमको ये जानकारी मिल जाती है। अब कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे है मद्रास में पल्लव रन, क्या है, पल्लव रन। तो कुछ जानकारी है, फैक्ट है, ध्यान रखने वाले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, पल्लव रन में सबसे पहले मानव के कंकाल मिले हैं। पल्लव रन कहाँ पे है, मद्रास में। ये आप लोग नोट करना चाहें तो लिख लें कि ये तमिलनाडु के मद्रास के पल्लव रन में सर्वप्रथम मानव के कंकाल मिले हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे एमपी में एक है भीमबेटका, क्या है, भीमबेटका। एमपी के भीमबेटका, यहाँ पे गुफाएं हैं भीमबेटका की। तो इन भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी मिली है, क्या है, चित्रकारी मिली है। तो इससे हमको ये मालूम हो जाता है कि इस काल में ये लोग चित्रकारी करना सीख गए थे। चित्रकारी कैसे करते थे, ऐसे बना दिया, ये एक इंसान बना दिया और इसको एक भाला पकड़ा दिया, यहाँ पे एक जानवर बना दिया, कोई भी एक जानवर ले लेते हैं, 4 पैर बना दिए, एक पूंछ बना दी और ये भाला इसकी ओर ऐसे करके बना दिया सारा। मतलब कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे ये शिकार कर रहा है, तो मानव शिकार कर रहा है, ऐसा ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये ऐसी चित्रकारी हमको कहाँ पे देखने को मिली है, एमपी के भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, है ना। भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी मिली, क्योंकि तब आदमी ज़्यादातर गुफाओं में ही रहता था। अब गुफाओं में बैठा, उसके पास कोई काम तो है नहीं, बस खाने का है और सोने का। तो कितना परेशान हो जाएगा आदमी, शिकार किया, ले आया, आराम से खाया, सो भी लिया, नहीं नींद लग रही है तो क्या करे, सत्तारी बैठ के पत्थर से गोद के वहाँ गुफाओं के अंदर ही जहाँ बैठा है वहीं उसके आसपास कुछ चित्रकारी वो करा है। तो वो एमपी के भीमबेटका से हमको ये चित्रकारी मिली है। अब देखते हैं यूपी से भी मिला है। यूपी में मिला है चावल के साँच, किसके, चावल के साँच। यूपी का कोलडीहवा नाम है, कोलडीहवा, याद रखें नाम अगर आपको याद रहे तो, कोलडीहवा, क्या है, कोलडीहवा। यूपी के कोलडीहवा से चावल के साँच मिले हैं। तो चावल के साँच है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने धान की खेती शुरू कर दी थी, क्योंकि डायरेक्ट चावल की खेती तो होती नहीं है, धान की खेती होती है, उसी के अंदर से तो चावल निकलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने धान की खेती करना स्टार्ट कर दिया था, यानी थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न होने लगा था मानो। तो यूपी के कोलडीहवा से चावल के साँच मिले हैं। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है जम्मू और कश्मीर का। कहाँ का पार्ट है ये, जम्मू और कश्मीर का। आप सबको पता है ये जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड होती है, वहाँ बर्फ गिरती रहती है। तो जो यहाँ पे मानव रह रहा होगा उसको ठंड भी तो लगेगी, क्योंकि कपड़े तो उसके पास थे नहीं, नंगे बाहर घूमता था। तो उसको जब ठंड लगेगी तो ठंड से बचने के लिए क्या करेगा, गड्ढा बनाएगा और गड्ढे के अंदर बैठ जाएगा। तो हवा क्या होगी, ऊपर से चली जाएगी और उसको हवा, ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा नहीं लगेगी, तो ये ठंड से बच जाएगा। अक्सर हमने देखा है ऐसा होता है, जब कभी ठंड के मौसम में देखना, कुत्ते जो होते हैं वो गड्ढा खोद के उसके अंदर ही बैठते हैं। कुत्ते जब गड्ढा खोद के उसके अंदर बैठ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर से हवा निकलती चली जाती है और उनको ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। ऐसे ही मानव भी था, तो मानव भी इसी प्रकार से गड्ढे में बैठ के रहता था। तो जब उसी गड्ढे में अपना निवास बना लेता था, गड्ढे के अंदर बैठता था, तो उसका पालतू जानवर कुत्ता भी उसके साथ में बैठता था। तो जब मानव की डेथ हुई तो उन्होंने क्या किया, इसी गर्त में, इसी गर्त मतलब ये गड्ढा, इसको क्या कहते हैं, गर्त आवास, है ना। तो इसी गड्ढे में मानव और कुत्ते के एक साथ शव मिले हमको। जब वो मर जाते थे तो इसी गड्ढे में रख के मिट्टी डाल देते थे ऊपर। तो हमको मानव और कुत्ते के शव, किसके, मानव और कुत्ते, इनके शव हमको एक साथ मिले हैं इसी गर्त आवास में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मानव और कुत्ते एक साथ रहते थे, तो ये उनका रहने का स्थान था। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, गर्त आवास। कहाँ पे मिला है हमको, ये जम्मू कश्मीर में। यही सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो याद करने लायक है, छोटे छोटे फैक्ट हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे नवपाषाण काल में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां पा ली हैं। हम लोग देख लेते हैं, अगला है ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल में कुछ ज़्यादा जानने के लिए है नहीं, पर इतना देख लीजिए, यहाँ पे यूपी के कोलडीहवा में चावल मिले थे। ताम्रपाषाण काल के हमको क्या मिले हैं, यूपी के सांकलिया में, क्या है, सांकलिया, एक जगह का नाम है सांकलिया, यहाँ से भी चावल के साँच मिले हैं। क्या मिला है, चावल के साँच मिले हैं। क्या मिला है, चावल।
और ये सबसे जितने हमको एरिया अभी ढूंढे मिले थे इसके पहले, उनमें सबसे बड़ा था। क्या था? ये जो सांकलिया वाला क्षेत्र था सबसे बड़ा था। इसमें सबसे विशेषता यही क्या है कि ये सबसे बड़ा क्षेत्र हमको ढूंढने से यहाँ पे मिला है ताम्रपाषाण काल का। तो हम ये कह सकते थे कि मानव मिलजुल कर एक साथ रहना प्रिफर करने लगा था ताम्रपाषाण काल में, यानी कि एक साथ रहना उसको ये आ गया था कि हम लोग मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। इसलिए हमको ये पूरा बहुत बड़ा सा एरिया मिला है जिसमें हमको यूपी के सांकलिया में, जहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। और हमने देखा था कि लगभग 7,000 वर्षों पूर्व मानव ने खेती किसानी करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये तो पहले की जानकारी थी। अभी अभी नई जस्ट थोड़े दिन पहले जानकारी, अभी कुछ ही सालों पहले अभी जानकारी हुई है कि यूपी में एक जगह है, वहाँ से लगभग कितना बताएं 8,000 साल पूर्व यहाँ यूपी का जो एरिया है, इसका नाम था लोहुरा देव। क्या नाम था? लोहुरा देव। तो यूपी के लोहुरा देव से लगभग 8,000 साल वर्ष पूर्व ये लोग 8,000 वर्ष पूर्व से खेती करना स्टार्ट कर चुके थे। तो पहले वाला हमने देखा लगभग 7,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व से हमने देखा कि खेती करना स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन अभी नए नए साक्ष्य मिले हैं, उसमें हमने देखा है कि लगभग 8,000 साल पहले से ही खेती करना स्टार्ट हो चुकी थी। और ये साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोहुरा देव से। ये लोहुरा देव कहाँ पे है? यूपी में, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों से तो हम थोड़ा बेहतर ही थे बहुत सालों पहले से भी। यानी कि जहाँ ये 5,000 और 7,000 साल पहले से खेती करना स्टार्ट किए थे, उससे पहले हम यहाँ 8,000 साल पहले से ही खेती करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन ये साक्ष्य बाद में मिले हैं, पहले साक्ष्य पाकिस्तान के मिल गए थे। तो अगर कोई छोटा मोटा एग्जाम होता है तो उसमें अगर पूछा जाए कि खेती के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ पे मिले हैं, तो उसमें ज़्यादातर ऑप्शन में मेहरगढ़ ही होता है। लेकिन जो कुछ थोड़े बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ऑप्शन रहता है लोहुरा देव। तो अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, मेहरगढ़ का भी है और लोहुरा देव का भी है, और आपका क्वेश्चन है कि खेती के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं, तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? लोहुरा देव। अगर दोनों ऑप्शन है, अगर एक ही ऑप्शन है लोहुरा देव है तो लोहुरा देव लगाएंगे, और या मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ लगाएंगे। लेकिन इनमें अगर दोनों में कोलैप्स होता है तो हम लोहुरा देव को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि नए साक्ष्य हमको मिले हैं लगभग 8,000 साल पूर्व से। तो हम ये कह सकते हैं ये पाकिस्तानी सदैव पीछे थे, अब भी पीछे हैं और आगे भी पीछे रहेंगे। हो सकता है ये भारत में मिल जाए तो कुछ इनका सुधार हो जाए, नहीं तो ये पीछे थे और पीछे ही रहेंगे। तो सबसे पहले हमने सभ्यता हमारी अच्छी थी, हमने मिलजुल कर रहना और हर चीज़ में सुधार करना प्रेफर किया था। इनसे तो पहले से भी बेहतर थे। जय हिंद।